जय हिंद दोस्तों। मिशन गंगा विजय के तहत ये 5वां टेस्ट सीरीज़ है बीपीएससी के लिए। आज 5वां सेट कंप्लीट करेंगे हम लोग। इससे पहले 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, अपलोडेड हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। साथ साथ बीपीएससी के लिए बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर के क्विज़ भी मैं करवा रहा हूँ, उसका नेक्स्ट वीडियो आज आ जाएगा। ओके, आज फिर नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आ जाएगा। इसी तरह से हमने केबीसी नैनो जो बुक आती है बिहार स्पेशल, वो भी कंप्लीट कर लिया है लगभग में। उसके कुछ सेक्शन बाकी हैं जो इस हफ्ते मैं अपलोड कर दूंगा उसको भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम इस सेशन में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम जो कोचिंग वगैरह के टेस्ट सीरीज आते हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। अगर किसी को प्रीवियस ईयर घटना चक्र से साइंस का एमसीक्यू देखना हो तो देख सकते हो, आप जाके चैनल पर मिल जाएगा आपको। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बीपीएससी के तो 60 से 70 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से कट कॉपी पेस्ट रहता है, तो आप उसको जाके देख सकते हो वहाँ पर। चलो शुरू करते हैं कि मानव समाधानों में कुत्ता दफनाए गए थे कहाँ पर? गुफकराल, बुर्जहोम, मारतंड, मेहरगढ़। तो कहाँ पर है ये? बुर्जहोम में। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में आता है, ये कश्मीर प्रांत में। और यहाँ से गर्तावास भी मिला है, गर्त बनाकर लोग रहते थे। समझ रहे हो ना? तो बुर्जहोम हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। बुर्जहोम को किसने खोजा था? बुर्जहोम को डी टेरा और पीटरसन ने खोजा था 1935 में। ठीक है, डी टेरा और पीटरसन, 2 लोग हैं ये। अगला है, निम्न से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, ये यजुर्वेद का 2 भाग होता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष महीनों को बांटा जाता है। जो पंचांग होते हैं हमारे हिंदू पंचांग, उसमें शुक्ल पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा दिखता है हमें। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का धीरे धीरे ह्रास होता रहता है। और इस कृष्ण पक्ष का अंत कैसे होता है? अमावस्या से। और शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा से। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है इसको, यजुर्वेद को। और इसमें गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं ये। अगला है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? ये पूछा है। तो तीसरा क्या आंसर हो जाएगा? डी, मोहनजोदारो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। चौथा चलते हैं कि निम्नलिखित राजाओं से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो चौथा क्या होगा आंसर? अशोक, हर्ष, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय। तो कौन था? चौथा का डी हो जाएगा, खारवेल। खारवेल कलिंग के चेदी वंश का शासक था जिसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। खारवेल का हमें कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख जो है वहाँ से खारवेल के बारे में सब पता चलता है। ठीक है, तो खारवेल हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला है 5वां कि मौर्य काल में निम्न से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? पन, तोल, दिनार, कंकिन, ये पूछा है। तो इसका आंसर ई दिया है। अब देखता हूँ, पढ़ देता हूँ मैं क्यों दिया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मुद्रा मौर्यकालीन मुद्राओं के नाम इस प्रकार हैं। करसापन, करसापन जो होता है, ठीक है, करसापन या पन एक ही है, या धरन, धरन। तो कौन कौन सा हो गया? करसापन, पन और धरन। इसके अलावा सुवर्ण जो सोने का बना होता था। कर्णसापन और पन किसका बना होता था? ये चांदी का होता था। सुवर्ण क्या होता था? सोने का बना होता था। और मासक, मासक तांबे का सिक्का होता था। और काकनी, यह तांबे का बना होता था। ये काकनी जो है ये तांबे का बना होता था। ओके, इसलिए ई आंसर हो जाए, क्योंकि पन भी होता था और काकनी भी होता था। इसके अलावा से कौन सा होता था? सुवर्ण, सुवर्ण ये सोने का बना होता था। मासक यह तांबे का सिक्का होता था। मासक ये तांबे का होगा। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो कौन होगा वो? गयासुद्दीन बलबन। छठा का बी हो जाएगा, छठा का बी हो जाएगा, बलबन था वो। 7वां है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया निम्नलिखित नगरों में से किसे? देवल, देहली, देवगिरी, मदुरा। देहली यानी कि दिल्ली हो गया। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? देवगिरी, बी, बी हो जाएगा आंसर 7 का। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? देवगिरी, जिसको क्या कहा जाता है? और दौलताबाद भी कहा जाता है इसको, दौलताबाद। ठीक है, यहाँ पर अपनी राजधानी ले गया था, फिर वो वापस दिल्ली ले आया था।
और उसका नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था। इसका नाम क्या रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने? कुतुबुल इस्लाम। इससे पूर्व कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। ठीक है, मुबारक खिल जो था उसने इसका कुतुबाबाद रखा था नाम। ओके, 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? तो ये हो जाएगा सी, नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। सुल्तानगढ़ी सुल्तान इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र शहजादा नसरुद्दीन का मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 में करवाया था। तो सुल्तानगढ़ी किसका है? नसरुद्दीन महमूद का, जो इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र था। टोडरमल के भू राज्य व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? पोलज, चाचर, परती, बंजर, कौन सी ऐसी ज़मीन होती थी जो कभी भी खाली नहीं है? जैसे परती क्या होता था, 3 से 4 वर्षों के लिए यहाँ पर खेती रोक दी जाती थी। ठीक है, ताकि इसकी उत्पादकता फिर से आ जाए। तो 9वां का क्या आंसर हो जाएगा? वो ज़मीन पोलज होती थी, पोलज। ठीक है, अगला है, और ये ज़मीन को बांटा गया था मुगल काल में अलग अलग हिस्सों में। बंजर जिस पे खेती नहीं हो सकती थी, परती जिसको छोड़ा जाता था बीच बीच में, चाचर, चाचर क्या होता था? वह भूमि जिसे 3 या 4 वर्षों तक परती छोड़ना पड़ता था। और परती या परोती क्या होती थी? वह भूमि जिसे उर्वरता के लिए कुछ समय खाली छोड़ते थे। परती क्या होती थी कि उर्वरता के लिए इसको खाली छोड़ना पड़ता था। और चाचर क्या होता था? इस पर लगातार खेती नहीं होती थी। पोलज पर कभी ऐसा नहीं होता था कि खेती नहीं होती थी, हर समय खेती होती थी। अब बंजर पर तो खेती संभव ही नहीं थी। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? ये सल्तनत कालीन है। 10वां का क्या हो जाएगा? 10वां का ई हो जाएगा। इसको पढ़ देता हूँ मैं। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार अस्मत बेगम ने नूरजहाँ के सहयोग से किया था। अस्मत बेगम, ठीक है, अस्मत बेगम ने नूरजहाँ की मदद से किया था। नूरजहाँ किसके समय थी? जहांगीर। ओके, तो उसके समय में थी। तो अस्मत बेगम ने किया था नूरजहाँ की मदद से। तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा, तो इसलिए ई आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? कर्नाटक के नवाब पद के लिए। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? बाजीराव प्रथम, मोहम्मद अली, नासिर जंग, चंदा साहिब। तो चंदा साहिब इसका आंसर हो जाएगा। चंदा साहिब की मदद की थी फ्रांसीसी, चंदा साहिब के पक्ष में थे। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सालवाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई थी? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पिंडारी युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो सालवाई की संधि किस में है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में है। ओके, यह किसके किसके बीच हुई थी? पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच में। पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच में। दोनों ने, अंग्रेजों और मराठों दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र को दोनों को वापस कर दिया था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सलवाई की संधि हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने पलासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा है? एक अस्थायी दुख भरी रात कहा है। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? नवीन चंद्र सेन जी ने। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने पलासी के युद्ध के परिणाम को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा है, जबकि सर यदुनाथ सरकार ने कहा कि पलासी की हार से मंदगामी तथा अविदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ। मतलब हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा, जैसा विश्व किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया। वास्तव में पुनर्जागरण था, उन्होंने ऐसा कहा। पलासी के युद्ध के परिणाम के संदर्भ में मेल्सन ने लिखा कि इतना तात्कालिक, अस्थायी और प्रभावशाली परिणाम वाला कोई दुनिया में युद्ध ही नहीं हुआ। पलासी के बाद क्या सब हो गया था? 1757 में हुआ, और बंगाल में फिर द्वैत प्रणाली वगैरह सब शुरू हो गई। फिर हम धीरे 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 गुलाम बनते चले गए। सबसे पहले बंगाल को ही कब्जा अंग्रेजों ने। अगला, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा है। रैयतबारी बंदोबस्त मद्रास, तालुकदारी बंदोबस्त बम्बई, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, महालवारी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो सही नहीं पूछा है। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? तालुकदारी बंदोबस्त बम्बई। बम्बई प्रांत में रैयतवारी लागू थी। कौन सी? रैयतवारी। ओके, जिसके अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दे दिया गया था, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे सरकार को भूराजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। रैयत यानी कि जमीन की मालिक के अंग्रेज हो गए, उस पर खेती करने के लिए तुम्हें बटाई में दे दिया। ठीक है, तुम उस पर सारा उपजाओ, अंग्रेजों को दे दो, बस बात खत्म। मैंने भूराजस्व व्यवस्था डिटेल में पढ़ाया है एक जगह।
जाके देखना मिल जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, तालुकदारी बम्बई में लागू नहीं था, बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था। तालुकदारी अथवा जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में लागू था। तालुकदारी को ही अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसको सूर्यास्त कानून भी कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को। ओके, तो तालुकदारी बी आंसर गलत है। अगला है कि ब्रिटिश राज्य के समय भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया? कि भारत का आर्थिक दोहन हो रहा है, ये हमें सबसे पहले किसने बताया? तो दादा भाई नौरोजी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनका किताब है। अगला है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 के लेखक कौन है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957, ये तो सबको पता होना चाहिए, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने ही पहली बार कहा कि 1857 का जो विद्रोह था वो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ओके, और आर.सी. मजूमदार की किताब का क्या नाम है? द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि यह विद्रोह ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता संघर्ष है। वो आर.सी. मजूमदार हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी.डी. सावरकर, ए। 17 है कि हो विद्रोह कब हुआ, ये पूछा है 17 में। तो 17 का क्या हो जाएगा? सी, 1820 से 21। स्पेक्ट्रम से मैंने सारे विद्रोह का एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाया है, सारे विद्रोह जितने हुए 1857 के अलावा। 1857 पर अलग वीडियो है, तो जाके देख लेना। तो हो विद्रोह 1820 से 21 के ईस्वी में कहाँ पर हुआ? तो ये अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर और सिंहभूम जिले के हो और मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, छोटा नागपुर के इलाकों में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इस तरह क्वेश्चन खूब पूछता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, आर्य समाज। ओके, गांधी जी का तो पता ही है, बहुत सारे किए थे इन्होंने। ज्योतिबा फूले कौन सा हो गया? सत्यशोधक समाज। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का कौन है वो? विलियम जोन्स। 19 का डी हो जाएगा। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1784 में। ये भी पूछता है सीक्वेंस लगाने के लिए कई बार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किनकी प्रेरणा से हुआ? किसकी प्रेरणा से हुआ? 20 नंबर क्वेश्चन है कि नारी आंदोलन का सूत्रपात। तो 20 का क्या हो जाएगा? रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे महाराष्ट्र की महान महिला सामाजिक कार्यकर्ता थी और समाज सुधारिका भी थी। इन्होंने भारतवर्ष नारी आंदोलन का सूत्रपात किया। 1883 ईस्वी में ईसाई धर्म अपना लिया और जीवन भर महिलाओं की शिक्षा और उत्थान के लिए काम किया था। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? रमाबाई रानाडे। अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ये तो सबको पता होगा। शांति निकेतन कहाँ है? कलकत्ता में है। 21 का क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1913 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए, साहित्य का नोबेल। गीतांजलि पढ़ने वाली किताब है, बहुत ही सुंदर पोएम की बुक। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये पूछा है 22वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887, तो यही गलत है। 1887 में कलकत्ता अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था, 1886 में हुआ था। ओके, तो ये गलत है। अगला पर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक जी की, तो 23 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में ब्रिटिश समिति स्थापित की गई, निम्न से कौन उस समिति का सभापति बना? 24 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में समिति बनाई गई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो ये 1889 में कांग्रेस को समर्थन मिले उसके लिए एक समिति बनाई गई। तो उस समिति का सभापति पूछा है कौन था? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो उसका कौन थे? सर डब्ल्यू बेडरबर्न, ए हो जाएगा। उदारवादी राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन भारत की वस्तु स्थिति की जानकारी मिलने पर उचित कार्रवाई करेगी, और उस वस्तु स्थिति की जानकारी कौन देगा? तो कांग्रेस। ठीक है, इसीलिए उसकी स्थापना की गई थी कि सारे लोगों का, भारत के लोगों का गुस्सा एक ही आवाज़ बन के निकल जाएगा, वो होगा कांग्रेस। लेकिन धीरे धीरे उलट हो गया,
तो इसका कौन होगा आंसर? ए होगा सर डब्ल्यू वेडरबर्न। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? 25 नंबर है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था 25 का? तो 25 का हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। ओके, जिसके तहत क्या हुआ था फिर कि सब कुछ हमारा स्वदेश का होना चाहिए। अनेक कारखाना और बीमा कंपनियां भारत में खुल गई थी। आचार्य पीसी राय थे, प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी उन्होंने। तो सब कुछ स्वदेशी। बिहार में बीपीएससी के लिए स्वदेशी आंदोलन में जो बिहार के प्रमुख नेता ने जो काम किया वो भी हमने पढ़ा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? चटगांव कहाँ है? अभी बांग्लादेश में है ये चटगांव। तो चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किसने किया था? सूर्य सेन, लक्ष्मी सहगल, बटुकेश्वर दास, जयंत सेन गुप्ता। तो मास्टर सोनी सेन, इनको मास्टर दा भी कहा जाता है, मास्टर दा। ओके, कब किया था इन्होंने? ये 1930 ईस्वी में, जब देश में चल रहा था सविनय अवज्ञा। 27 की मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? डेट पूछा है। 27 का क्या आंसर होगा? 1926 में, जब स्वराज पार्टी के प्रांतों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, गलत। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग घोषित करने के पश्चात। गलत। 1932 में जब सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित किया। नहीं, गलत। 1939 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया कि हमसे बिना पूछे हमें आपने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कैसे कर लिया, तब मुस्लिम लीग खुश हो गई कि चलो भारत को कांग्रेस से मुक्ति मिल गई और उसने मुक्ति दिवस मनाया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? 28 का क्या होगा आंसर? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 28 का क्या होगा आंसर? रविन्द्रनाथ टैगोर, एन.जी. रंगा, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका बी है एन.जी. रंगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। ज्ञातव्य है कि चंपारण 1917 के लिए गांधी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। और कौन कौन थे उनके साथ वहाँ पर उस समय? बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद से ब्रज किशोर प्रसाद थे, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, ये सब थे। ठीक है, और इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको, महात्मा गांधी को, महात्मा की उपाधि दिया था चंपारण सत्याग्रह के समय ही। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? 29 का क्या हो जाएगा आंसर? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट। 30 है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था क्या? धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का आंसर तो लगभग सबको पता होगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी राजनीति में धर्म को जरूरी मानते थे। ये हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, धर्म यानी कि व्यक्ति का कर्तव्य। एक विद्यार्थी का धर्म होता है ना पढ़ना, तो मैं इस धर्म की बात कर रहा हूँ। राजनेता का काम होता है लोगों की भलाई के लिए काम करना, धर्म, ये वाला धर्म। अगला है कि निम्नलिखित में से 31 नंबर, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 31 का क्या आंसर हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने। 31 का बी हो जाएगा आंसर। खिलाफत आंदोलन मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था और 1 सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। 32 निम्नलिखित में महात्मा गांधी कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से महात्मा गांधी कौन सा संघर्ष संबंधित था औद्योगिक श्रमिकों से? तो 32 का क्या आंसर होगा? चंपारण, अहमदाबाद, खेरा और नमक सत्याग्रह। कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष। 33 है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ये भी बीपीएससी में बहुत बार पूछा, इतना आसान। अगला है 34 के निम्नलिखित में से कौन ताम्रलिप्त जातीय सरकार का, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक समानांतर सरकार थी, सर्वाधिनायक अथवा सर्वोच्च नेता था? जो तामलुक में एक राष्ट्रवादियों का सरकार स्थापित हो गया था, उसका सर्वोच्च नेता कौन था? ये पूछा है इसने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के दौरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सरकार बनी थी 34 का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सतीश चंद्र सामंत।
तामलुक में सरकार बनी थी, कहाँ कहाँ पर बनी थी? एक तो बलिया में चीतू पांडे ने बनाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में भी एक बनी थी। देश में पहली समानांतर सरकार बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। कहाँ पर? बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में गठित की गई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर भी सरकार बनाई गई थी, जहाँ पर कौन थे? सतीश चंद्र सामंत थे। ओके, और इसके अलावा सतारा में भी था, जहाँ पर YV चौहान थे सबसे प्रमुख नेता। तो कौन कौन से नेता आए? सतीश चंद्र सामंत आए मिदनापुर में, तामलुक में। उसके अलावा से चीतू पांडे कहाँ गए? बलिया में आ गए। और YV चौहान कहाँ पर आए? ये आए सतारा में। इन्होंने समानांतर सरकार गठित कर दी थी देश में। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? सिंपल साधारण सा क्वेश्चन। 35 का क्या आंसर होगा? 1945 में, 1945 में घोषित की गई थी। वेवेल योजना लाया गया था। ओके, 35 का डी हो जाएगा आंसर। 36 है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? वलांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से पूरा पश्चिम पूछा है भारत के, यहाँ से यहाँ में पूछा है अंतर समय का। तो 36 का क्या हो जाएगा? बी, 2 घंटे का अंतर हो जाता है। 2 घंटे का अंतर हो जाता है वहाँ से यहाँ तक। अगले पर चलते हैं कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किस युग में? ये पूछा है। पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक, इयोजोइक। इसका हो जाएगा सीनोजोइक युग में हुआ। सीनोजोइक युग में। सीनोजोइक के अंतर्गत एनोजोइक, चतुर्थक या क्वाटरनी और टर्सरी काल को सम्मिलित किया जाता है। शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। तो शिवालिक का क्या हो जाएगा? प्लायोसीन युग में हुआ, जो टर्सरी काल से संबंध है, और यह हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। तो सीनोजोइक युग ही है। इसी के तहत अलग अलग आता है, उसी में बोला जाता है प्लायोसीन या एनोजोइक, चतुर्थक या क्वाटरनरी काल, उन्हीं को इसी सीनोजोइक के अंदर ही आता है। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सीनोजोइक में हुआ था शिवालिक श्रेणी का निर्माण। सबसे नवीनतम श्रेणी है ये। और शिवालिक के बाद कौन सी चीज़ बनी है भारत में? तो उत्तर भारत का मैदान, ये शिवालिक श्रेणी के बाद बनी है। सह्याद्री का उच्चतल और शिखर कौन सा है? ये पूछा है। तो 38 का क्या हो जाएगा? सह्याद्री श्रेणी किसको कहा जाता है भाई? पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। सह्याद्री का उच्चतम कौन सी है? तो 38 का क्या हो जाएगा? अनाईमुडी है। अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। ओके, अगला एक राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लियोसीन का, पैलियोसीन का, प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का, ओलिगोसीन का। तो 39 का क्या हो जाएगा? प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का ही विस्तार है राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल। सी हो जाएगा 39 का, प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। 40 है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो 40 का हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ किस पर है? मंदाकिनी नदी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिलधारा, दुग्धधारा, भालकुंड, भेड़ाघाट। नर्मदा नदी पर कौन सा नहीं है इनमें से? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, भालकुंड। नर्मदा नदी पर कौन कौन सा है? कपिलधारा है, दुग्धधारा है, भेड़ाघाट है, जलप्रपात पाए जाते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रेवा कहा जाता है, रेवा। ठीक है, और इसे प्रदेश के जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश का। और यह नदी पश्चिमी बनाती है और अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। और यही है कि भालकुंड वैसे जलप्रपात किस नदी पर है अगर बोला जाए तो? भालकुंड किस पर है? बीना नदी पर। बीना नदी पर है, और बीना जगह भी है MP में। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है किसका? मोटर गाड़ियों का, शक्ति संयंत्रों का, लघु औद्योगिक इकाइयों का, चमड़ों के कारखानों का। तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, लघु औद्योगिक इकाइयों का। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। ओके, क्या है ये? मैं इसके बारे में पढ़ देता हूँ। चंद्रमा का वह स्थान जहाँ मानव ने सर्वप्रथम पैर रखा, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है उसको, जहाँ सबसे पहले उतरा था।
16 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग सी ऑफ ट्रांक्विलिटी वाले चंद्र तल पर उतरे थे। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। अगला एक अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है। अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। प्रशांत महासागर से होकर। 44 का सी हो जाएगा। बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। दक्षिणी सूडान गणराज्य राजधानी कहाँ है? दक्षिणी सूडान गणराज्य की राजधानी कहाँ है? 45 का क्या हो जाएगा? जूबा। जूबा यहाँ पर लिख के ही दे दिया है, जूबा दक्षिणी सूडान। 45 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ? ये सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अलग तरह का, जो ज्योग्राफी में पूछे जाते फैक्चुअल, उन्हीं में से है ये। तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। 30 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ओके। अगला है कि डार्किंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? डार्किंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? 47 का क्या हो जाएगा? दक्षिण वर्ग में है। ड्रैकेंसबर्ग या डार्किंसबर्ग कहा जाता है। ड्रैकेंसबर्ग तो दक्षिण अफ्रीका में है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका निर्माण काल पूरा जीवकल्प के अंतिम चरण में हुआ था। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन, दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया पहाड़ियाँ और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये सभी हिरीसियन पर्वत हैं। ठीक है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? डार्किंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है कहाँ? तकला मकान। 48 का क्या होगा आंसर? तकला मकान कहाँ है? चीन में है। ठीक है। 48 का बी हो जाएगा। काराकुम मरुस्थल कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में है। काराकुम इसमें दिया है, मैं पढ़ देता हूँ। काराकुम है तुर्कमेनिस्तान में। थार कहाँ है? भारत पाकिस्तान। सोमाली कहाँ है? सोमाली इस देश, एक देश का नाम बताओ। सोमाली, तो सोमालिया हो गया, सोमालिया। अटाकामा कहाँ है? अटाकामा हो गया चिली में तुम्हारा। अटाकामा चिली में, जो तांबे के लिए फेमस है। काइजिल कुल्म कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। अब मोजाबे मरुस्थल कहाँ है? ये अमेरिका में। 49 है कि बृहत उत्सुर्त बेसिन ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है कहाँ? ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। 49 का क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्लिमेंटो सुधार में स्वीकार की गई थी? मार्लिमेंटो सुधार आया था 1909 ईस्वी में, उसकी बात कर रही है। तो उदारवादियों को कौन सी मांग स्वीकार की गई थी? उसका होगा सी, परिषदों के आकार का विस्तार किया गया था। जो परिषद होते थे केंद्र में, उसके परिषद के आकार को बढ़ाया गया था। ओके। और इसी समय 1909 में ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी आई थी कि मुसलमान नेता को मुसलमान वोटर चुनेंगे। 51 है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय। तो 51 का क्या हो जाएगा? सी, वित्त मंत्रालय होता है। सरकारी व्यय को देखता कौन है? अगला है कि 52 मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द कौन कौन सा है? सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो कौन सा होगा 52 का? पहला हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सार्वभौम, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगला है समाजवादी, तो समाजवादी को पहले ही काट दो। सार्वभौम समाजवाद, ये भी काट दो। इसका आंसर क्या होगा? बी, सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संप्रभु, संघीय, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा? संघीय शब्द हमारे प्रस्तावना में कहीं भी नहीं आता है, पढ़ लेना। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। निर्वाचन, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, भारतीय राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध। तो 54 का मैच करना हमें। निर्वाचन किस में आता है? रुक जाओ एक सेकंड। निर्वाचन आता है 324 से 329 में। निर्वाचन आयोग तो इसी में आता है। ठीक है। अस्थायी संक्रमण पहले मैच करते हैं। 1 का 3, 1 का 3 किसी में आ रहा है क्या? 1 में ही दिया है। ऑप्शन इतना घटिया सेट करते हैं ये। ठीक है। उसके बाद से अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध किस में होगा? तो ये 369 से 392 में है। तो 1 का 3 हो गया, बी का 2 हो गया। ओके। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ए है आंसर। सी का 4 दिया है, डी का 1,
सी क्या है, भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, तो सी का 4 301 से 307 तक है। और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध किस में है, 245 से 255 के बीच में संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंध है, विधायी का। जैसे 249 में क्या है कि राज्यसभा राज्य विषय पर कानून बनाने की शुरुआत कर सकती है, 249 के तहत है। इसका आंसर क्या हो गया, ए है। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ओके, 54 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है 55 नंबर, नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं, कथन कारण सबको पता है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। कथन है, कारण है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए, दोनों ही सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। 56 है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता ये पूछा है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखने चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो 56 का कौन सा गलत होगा, अफसर का आप घेराव नहीं कर सकते, ये गलत है, ये असंवैधानिक है। 56 का ए हो जाएगा। 57 के निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है, संसद को, राष्ट्रपति को, भारत के सभी न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को। 57 का क्या हो जाएगा, डी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही तो रिट जारी करते हैं, तो वही हो जाएगा 57 का डी। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, 58 पूछा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ऐसे खूब पूछता है यूपीएससी भी। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से ज़्यादा। 58 का क्या आंसर हो जाएगा, बी होगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। बहुत सारे ऑप्शन इसमें सही लग रहे थे ना, लेकिन बी होगा। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का यही उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व का स्थान और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। 59 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। 60वें क्वेश्चन पर चलते हैं, 59 तक कंप्लीट कर लिया हमने। कथन कारण दिया है फिर से, संसदीय शासन व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय पराजय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त कारण नहीं है। संसदीय पराजय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त कारण नहीं है। तो 60 का क्या आंसर हो जाएगा, सी दिया है। ए तो सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक है, ये का कारण गलत दिया है कि संसदीय शासन व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, ये सत्य है। ओके, और उसका वो व्याख्या नहीं कर रहा था। 61 है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण पूछा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एक हरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संघीय लक्षण कौन सा नहीं है, 61 का क्या हो जाएगा, एक हरी न्यायपालिका। ये संघीय लक्षण में नहीं आता। जैसे अमेरिका है तो वहाँ संघ है, वो पूर्ण रूपेण संघ है, तो वहाँ राज्यों की नागरिकता भी होती है और देश की नागरिकता दोनों होती है। जैसे मान लो अगर भारत में वो होता तो तुम बिहार के नागरिक भी होते और भारत के नागरिक, दोनों का एक तुम्हारे पास नागरिकता होता। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये संघीय नहीं, एकात्मकता को दिखाता है, एक हरी नागरिकता। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। साधारण विधेयक, बिल्कुल भी नहीं। धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो 62 का क्या हो जाएगा, डी, संविधान संशोधन विधेयक का दोनों से अलग अलग, यानी कि इसके लिए ज्वाइंट सेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन के लिए दोनों से विशेष बहुमत 2/3 से पास होना चाहिए। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका, 63 है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। तो 63 का क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा डी, ये सभी। अगला है 64, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को समर्पित कर दिया जाए तो यह बराबर होता है। प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को जोड़ने पर क्या मिलेगा, ये पूछा है। 64 का क्या हो जाता है, राजकोषीय घाटा मिलता है। 64 का बी हो जाएगा। प्राथमिक घाटा जो है उसमें जब हम
प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यही तो होता है ना। तो प्राथमिक घाटा को जब हम ब्याज भुगतान उसमें जोड़ देंगे तो राजकोषीय घाटा निकल के आ जाएगा। ओके। ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन है? ग्रामीण अवस्थापना के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कौन फंड देता है? 65 का क्या होगा आंसर? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, लीड बैंक। इसका आंसर क्या होगा? नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और नाबार्ड का आरबीआई से सीधा संबंध है। ओके, नाबार्ड हो जाएगा आंसर। 66 है कि भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये सबको पता होगा। राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक तो केंद्रीय बैंक हो गया ना, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वाणिज्यिक बैंक है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंक में नहीं आता। 66 क्या हो जाएगा? बी। अगले पर चलते हैं 67 नंबर पर। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ था? 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो 67 का क्या हो जाएगा? 2007 में ख़त्म हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 में। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चला था। इस योजना में 8% का विकास दर का लक्ष्य हमने हासिल कर लिया था। 68 है कि मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मध्याह्न भोजन के लिए प्रबंध और वित्त कौन करता है? राज्य सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग, उपभोक्ता मामले और कल्याण विभाग, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो 68 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वही मध्याह्न भोजन के लिए वित्त और फंड देता है। 69 है कि भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही। कब हमारी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? ये पूछा है। 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81, 91 से 2001। तो 69 क्या आंसर हो जाएगा? बी, 1961 से 71 में हुई है। इस दशक में भारत की जनसंख्या में 21.51% की वृद्धि हुई 51 से 61 में, और 61 से 71 में कितने की हुई? 24.80, 24.80% की वृद्धि हुई थी। तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 61 से 71 के दौरान। ओके। पारसिक मात्रक है किसका? बहुत बार किया है ये क्वेश्चन, दूरी का। एक पारसिक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर में होता है एक पारसिक। रेडियो धार्मिकता की इकाई क्या है? रेडियो धार्मिकता की इकाई पूछा है। 71 का क्या हो जाएगा? ये भी रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन आने से याद होना चाहिए। क्यूरी हो जाएगा। अगला है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो 72 क्या आंसर हो जाएगा? बी, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। जैसे इसका क्या उदाहरण होता है साधारण यंत्र का? पुली जो देखा होगा, पुली कुआं वगैरह पर लगा रहता है पानी खींचने के लिए, उसी पुली को सबसे साधारण यंत्र कहा जाता है। 73 है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? जो पानी का होता है छोटा सा ड्रॉप, वो संकुचित होकर इतना छोटा से इलाके पर किस कारण से टिका हुआ रहता है? तो एक ही कारण होता है इसका। 73 क्या हो जाएगा आंसर? ए, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ओके। 74 है कि दो प्रकाश तरंगें परस्पर संबद्ध कहलाती हैं यदि उनके आयाम समान हो, आवृत्तियां समान हो, तरंग दैर्घ्य समान हो, कालांतर समान हो। क्या समान होगा? दो प्रकाश तरंगें परस्पर संबद्ध कहलाती हैं कब? तो 74 का हो जाएगा जब डी, कालांतर समान हो। दो प्रकाश तरंगें परस्पर संबद्ध कहलाती है यदि उनके कालांतर समान होते हैं। जब हम स्कैन करने वाली मशीन से उत्पन्न लाइट अथवा लेजर से उत्पन्न प्रकाश को देखते हैं तो यह बहुत ही तीव्र प्रकाश होता है। यह कला संबद्ध प्रकाश का उदाहरण होता है। कालांतर समान हो, एक ही समान समय पर, ठीक है, कालांतर समान हो उनका। अगला है 75, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। 75 क्या हो जाएगा? हीरे से कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इसीलिए हीरा इतना चमकता है।
अगले पर चलते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होता है? जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाया जाता है। ओके। 76 एक डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है किसको? इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी ने खूब पूछे हैं। इसमें ये देखना कि इनपुट क्या जा रहा है किसी भी डिवाइस में, इनपुट, और उससे निकल क्या रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है। तो डायनेमो में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 76 क्या आंसर हो जाएगा? सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यंत्र घूमता है, उससे निकलता क्या है? विद्युत। अगला है कि कलपक्कम के फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कलपक्कम में शीतलक के रूप में कौन सा चीज़ यूज किया जाता है, ये पूछा है। तो 77 का क्या आंसर हो जाएगा? गलित सोडियम, पिघला हुआ सोडियम यूज किया जाता है। ठीक है। कलपक्कम के फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कूलेंट अथवा शीतलक के रूप में गलित सोडियम का उपयोग किया जाता है, जबकि भारी पानी मॉडरेटर अथवा मंदक के रूप में काम करता है। जो हेवी वाटर होता है वो मंदक के रूप में काम करता है, और ठंडा करने के लिए लिक्विड व सोडियम का यूज किया जाता है। 78 घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं किसके बने होते हैं, ये पूछा है, जिससे वो चमकते हैं। यही 78 क्या आंसर होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, सिलिकॉन होता है वो पट्टी जो अंधेरे में भी घड़ी देख सकते हैं हम। 78 का हो जाएगा बी। अगला है 79 नंबर कि धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? धुआं या स्मॉग। 79 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑक्सीजन, ओजोन, ऑप्शन दिया ये सब। इसका आंसर है डी, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। ठीक है। NO2, SO2 इनके कारण स्मॉग या धुआं होता है। 80 है कि निम्नलिखित में किस एक को स्ट्रेजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेजर गैस या स्ट्रेंजर गैस, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ये बोला है, माय मिस्टेक। 80 का क्या होगा आंसर? सी, जीनॉन को। जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इस गैस की खोज विलियम रॉमसे ने 1898 में किया था। 1898 में इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG मुख्य रूप से मिश्रण है किसका? जो LPG हम यूज करते हैं वो किसका मिश्रण है? 81 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, प्रोपेन और ब्यूटेन का है। अगला है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है कैसे? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक कर। 82 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया को कम कर देता है। फ्रिज में रखा हुआ खाना में जो जैव अभिक्रिया होती है उसकी दर कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं, ये पूछा है। सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ होती है किसकी समांग होती है? 83 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती है। ठीक है। 84 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये पूछा है। तो 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरेटिबुल बाउल सिंड्रोम या दात्र कोशिका आरक्तता। 84 का क्या आंसर होगा? 84 का हो जाएगा सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है यह जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता, जीन के कारण नहीं होता, आनुवंशिक ही नहीं होता। अगला है कि निम्न से कौन सा एक कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है, ये पूछा है। लाइजोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड और प्लास्टिड। तो इसका क्या हो जाएगा 85 का? 85 का सी होगा, प्लाज्मिड संबंधित है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। 86 के एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 86 क्या आंसर हो जाएगा? शून्य, पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती कैलोरी की। 87 है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर को में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है? नहीं होती है पूछा है। इसका क्या होगा 87 का? सोडियम की आवश्यकता नहीं होती। 87 का डी होगा। बाकी तो ये तीनों चाहिए होता है, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन डी। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? 88 क्या हो जाएगा? ये सब आसान क्वेश्चन है, प्रोटीन होते हैं एंजाइम। 89 है कि पित्त रस विषयक निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
पित्तरस के विषय में निम्न में कौन सा सत्य है? यह पित्ताशय में संश्लेषित होता है। इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। 89 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। ओके, 89 का हो जाएगा बी। पित्तरस में जो उपस्थित लवण होता है वो वसा का पायसीकरण करते हैं। ओके। 90 है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से रक्त उपलब्ध नहीं है, तो उसको रक्त कौन सा चढ़ाते जो सबसे सुरक्षित भी हो, और हमें अगर उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो भी। तो 90 का क्या हो जाएगा? ORH। O और RH नेगेटिव, ये दोनों चढ़ा सकते हैं। ओके। और O जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं उन्हीं की बात कर रहा है। 91 एक मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? RBC रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल, C प्लाज्मा या वसा? तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल जो होता है वो रोगों से, बीमारियों से हमें बचाता है, रोग प्रतिरोधक का काम करता है। 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है? अस्थि, हड्डी और दांत के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक है। तो 92 का क्या है ऑप्शन दिया? कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन। तो 92 का क्या हो जाएगा? 92 का होगा कैल्शियम आवश्यक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो 93 का हो जाएगा ए, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का क्या नाम होता है? रेटिनॉल। और विटामिन B6 की कमी से शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती, रुक जाती है। और विटामिन C की कमी से स्कॉर्बी, ठीक है। और विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होता है। 94 के पारिस्थितिक विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है? पारिस्थितिक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी, वातावरण, आकाश, अंतरिक्ष। तो इसका हो जाएगा बी। 94 का बी हो जाएगा वातावरण। 95 के सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न से क्या पैदा करती है? सूर्य के प्रकाश से जब पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया करती है तो क्या पैदा करती है? तो 95 का हो जाएगा सी, ओजोन पैदा करती है, ओजोन। अगला है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। केवल पूछा है, यहाँ यूपीएससी क्वेश्चन है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। तो 96 का क्या आंसर होगा? दोनों ही गलत हैं। कैसे, मैं समझा देता हूँ। यूपीएससी क्वेश्चन है ये। केवल उष्णकटिबंध में नहीं होते हैं, उष्णकटिबंध के ऊपर भी जैव विविधता हॉटस्पॉट हो सकते हैं। ओके, पहली बात तो ये, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय हॉटस्पॉट में नहीं आता है, पूर्वी हिमालय का भाग आता है, याद रखना। पश्चिमी घाट का भाग आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, और उसके अलावा भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, इंडो बर्मा बॉर्डर का क्षेत्र, वो आता है। ओके, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कथन कारण 97 एक ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। कारण दिया कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो 97 का क्या हो जाएगा? कथन कारण दोनों सही है। 98 एक दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? दक्षिणी बिहार में जो प्रचलित है। तो 98 क्या आंसर हो जाएगा? आहार पाइन कहलाती है। जल संरक्षण की पारंपरिक तकनीक है ये। 99 के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज की जाती है? तो सबसे घनी आबादी बिहार में कहाँ है? पटना में। 99 का, सॉरी पटना में नहीं है, 99 का क्या आंसर हो जाएगा? शिवहर में, सॉरी शिवहर में है। छोटा सा जिला है लेकिन आबादी तो अधिक है, इसलिए पर किलोमीटर आबादी इसमें ज़्यादा दिखती है। ओके, 100 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या है लगभग कितनी? 96 मिलियन, 100 मिलियन, 108 मिलियन, 104 मिलियन। तो 100 नंबर का क्या हो जाएगा? सी, 104 मिलियन। ठीक है। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या लगभग में 10,40,99,452 है। 10,40,99,452, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है, जिसमें 52% पुरुष हैं और 47% महिलाएं हैं। 101 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, तराई मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से। 101 का क्या हो जाएगा? कछारी मिट्टी से है आच्छादित।
102 है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? जूट का उत्पादन किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? तो 102 का हो जाएगा डी, पूर्णिया जिले में। 103 है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, 40। 104 है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1998 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। HSRA जो भगत सिंह जी ने बनाया था, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, उसमें भाग लिया था। 104 का क्या हो जाएगा? फणींद्रनाथ घोष, ए। 105 है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली की प्रदेश। 105 का हो जाएगा बौद्ध मठ, इसीलिए इसका नाम पड़ा था। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, एक कृष्ण प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, कछारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। 106 का क्या हो जाएगा? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है दामोदर नदी। पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो कौन था नेता, महत्वपूर्ण नेता? सैयद अहमद। 107 का बी हो जाएगा। दामोदर नदी अभी प्रवाहित तो नहीं होती बिहार में, अब तो झारखंड में है ये। ओके, ये उस समय का क्वेश्चन रहा होगा। 108 है कि वर्ष 1939 से बिहार के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 108 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, राहुल संस्कृतायन ने। ये बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 109 है कि कांग्रेस का अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? कांग्रेस का सदस्यता बढ़ाने के लिए सीधा सा ये क्वेश्चन पूछा है कि कांग्रेस का शामिल होने के लिए शुल्क था, उसको घटा कितना किया गया था? 109 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, 5 रुपये से 1 रुपया किया गया था। 1 रुपया देकर कांग्रेस का सदस्य बना जा सकता था। 110वां पर चलते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, कब मिला है उनको, ये पूछा है। तो 110 का क्या हो जाएगा? बी, 1962 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार के गौरव राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा चलाया गया, कहाँ पर? पटना में, पटना, मोतिहारी, बेतिया, गया। 111 का आंसर हो जाएगा, मोतिहारी में चलाया गया था। ठीक है। 112 के पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब? 112 क्या हो जाएगा? 1916 ईस्वी में। मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, इसको छोड़ के चलते हैं अगले पर। 123 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में चर्चित डार्विन्स ग्राउंड स्लॉथ पुस्तक मूल रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? सॉरी, पुस्तक नहीं, डार्विन्स ग्राउंड स्लॉथ मूल रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? 123 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। क्या है ये? मूल रूप से दक्षिण अमेरिका, ऐसा माना तो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व इसका अस्तित्व था। ओके, ये दक्षिण अमेरिका में पाया गया है, इसका मिला है। 124 है कि नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? 124 का हो जाएगा सी, ओडिशा का। नुआखाई त्यौहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ये त्यौहार ओडिशा के पश्चिमी भाग में मनाए गए गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। पश्चिमी भाग में मनाया जाता है ओडिशा का गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन बाद। 125 है कि हाल ही में किस तिथि को भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया? 125 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। ये जो ऊपर वाला एक बार बता देता हूँ मैं, 123 नंबर जो क्वेश्चन था, बहुत लोगों को पता नहीं चला होगा। ड्रॉइंस ग्राउंड स्लॉथ जो होता है, ये एक जीव है जो पहले कभी पाया जाता था, ये मिला है फिर से। ठीक है, इसका जीवाश्म मिला है। तो 123 का क्या आंसर था? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये एक जीव होता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 अक्टूबर हमने कर लिया था इंडियन एयरफोर्स डे। 126 है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 22-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आरबीआई ने। आरबीआई जब ऐसी चीज़ें करता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 126 का क्या हो जाएगा? 17.2% ग्रोथ रहने का अनुमान लगा है पहली तिमाही में 22-23 के। ओके, 127 पर चलते हैं कि हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 127 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। ये तंजानिया से हैं। कहाँ से हैं ये? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये तंजानिया से हैं। इनका जब 1948 में जंजीबार में हुआ था, इनको यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाड़ी में शरणार्थी के भाग के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए प्रदान किया गया है। ओके, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया और ये कहाँ से हैं? तंजानिया से हैं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने हेतु कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, तो 128 से क्या हो जाएगा आंसर, 7 पीएम मित्र पार्क बनाया जाएगा आत्मनिर्भर भारत के तहत। 129 है कि फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न से कौन शीर्ष अमीर में भारतीयों में प्रथम स्थान पर रहा। तो 129 का क्या हो जाएगा, मुकेश अंबानी। ये गलत हो गया है, अब हैं अडानी जी हमारे। ओके, फोर्ब्स हर रोज़ ही बदलता रहता है इसका, तभी अडानी जी हैं टॉप पर भारत से, देख लेना। 130 है कि जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न से क्या कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट पार्क का। तो 130 का क्या आंसर हो जाएगा, डी, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। 131 है कि निम्न से किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। रायगढ़ जिले के अलीबाग का मशहूर जो सफ़ेद प्याज होता है उसको जीआई टैग दिया गया है। 131 का क्या हो जाएगा, सी, महाराष्ट्र। 132 है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाला लॉन्च किया है, फिश वाला ऐप लॉन्च किया गया। तो 132 से क्या हो जाएगा, बी, असम। 133 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गाँवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए। कहाँ, तो 131 का क्या हो जाएगा, 133 का हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। 134 है कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत होती है। 134 का हो जाएगा 13 लोग मरते हैं प्रति मिनट वायु प्रदूषण से। कोरोना तो कुछ भी नहीं इसके सामने। 135 है कि हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है। तो 135 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, तेलंगाना, तेलंगाना का चुनाव आयोग। 136 है कि शीर्ष वी लिव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी आत्मकथा है किसकी। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, ये आत्मकथा किसकी है। तो 136 का क्या आंसर हो जाएगा, ये सुरेश रैना की आत्मकथा है कि क्रिकेट और जीवन ने क्या सिखाया मुझे। फेलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान किस बैंक ने प्रारंभ किया है। तो फेलो पेमेंट डिस्टेंसिंग प्रोग्राम चलाया है। 137 का हो जाएगा डी, रुपे ने चलाया है, रुपे जो होता है उसने चलाया है। 138 है कि हाल ही में किसे आरबीआई द्वारा 138 क्या है कि हाल ही में किसे आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए नियुक्त किया गया है। 138 का क्या हो जाएगा आंसर, बी, नीरज चोपड़ा को। 139 है कि किस राज्य ने मिशन वात्सल्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है, मिशन वात्सल्य। 139 का क्या हो जाएगा, ई दिया है आंसर, मैं पढ़ देता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। क्या है ये मिशन वात्सल्य, तो ये है उन महिलाओं के लिए सहायता के लिए है, महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है जिन्होंने कोविड-19 में अपने पति को खो दिया था। ओके। 140 है कि स्वदेश निर्मित ICGS विग्रह क्या है। तो 140 का क्या हो जाएगा आंसर, इसका भी आंसर दिया है ई, पढ़ देता हूँ मैं क्या है। ICGS विग्रह अपतटीय निगरानी पोत है, अपतटीय जो तट हमारा है उसके आस पड़ोस में निगरानी के लिए ये पोत है। ठीक है, और ये उन्नत तकनीक रडार, नौ संचालन, संचार से उपग्रह, सेंसर, इन सब से मतलब बिल्कुल सक्षम है। ओके, अपतटीय निगरानी पोत है ये। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ बार बार। ICGS विग्रह। 141 है किस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल आरंभ किया है, ई श्रम पोर्टल। 141 का क्या हो जाएगा, डी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया है ई श्रम पोर्टल। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया है इसको। ये पोर्टल लगभग 38 करोड़ असंगठित कामगारों को समाविष्ट करेगा और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे जो सुरक्षा योजना होती है उनके वितरण को सुलभ बनाएगा ई श्रम पोर्टल। ठीक है, 142 पे चलते हैं। किस भारतीय युद्धपोत ने अदन की खाड़ी में हुए भारत और जर्मनी के मध्य संयुक्त समुद्री अभ्यास में भाग लिया था। 142 से क्या हो जाएगा, डी, INS त्रिकंड ने, INS त्रिकंड ने, इंडियन नेवल शिप त्रिकंड। 143 है कि महिला सशक्तिकरण पर प्रथम G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 143 का दिया है ई, और इसका आंसर दिया है कि ये सम्मेलन सांता मार्गारिटा लिगूर, इटली में आयोजित किया गया था। तो आंसर है इटली। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया था।
G20 के सदस्यों का देश नाम याद कर लेना, क्योंकि यूपीएससी ने पिछली बार पूछ लिया था कि G20 में कौन कौन से शामिल हैं, ऑप्शन दे के। 144 है, किस राज्य में मेरा काम मेरा मान योजना प्रारंभ किया गया है? 144 का क्या आंसर हो जाएगा? 144 का हो जाएगा पंजाब राज्य में शुरू किया गया है मेरा काम मेरा मान। 145 है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 145 का ई दिया है आंसर, और इसका आंसर है 30 अगस्त। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, 30 अगस्त को। 146 है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की पहली बार किसी भारतीय का चयन हुआ है, इसमें पहली बार किसी भारतीय का चयन हुआ है, उसका नाम पूछा है। इसका नाम है दोरजे आंगचुक। दोरजे आंगचुक का चयन हुआ है, दोरजे आंगचुक। 146 का ए हो जाएगा। 147 है, हाल ही में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल डेस्क का अधिग्रहण किया। भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल डेस्क का अधिग्रहण किया किसने? अमेजन इंडिया, पेटीएम, पेयू, फ्लिपकार्ट, किसने? 147 का डी हो जाएगा, पेयू ने किया। 148 है कि भारत का कौन सा संस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स विकसित कर रहा है जो ई कचरा से निपटने में सहायक होगा? 148 का क्या आंसर हो जाएगा? आईआईटी मद्रास कर रहा है ये, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उससे निपटने में सहायक होगा ये ई सोर्स। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ई सोर्स बनाया गया है वो क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कचरा से निपटने में मदद करेगा। 149 है कि रमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 के विजेता मोहम्मद अहमद साकिब किस देश से संबंधित हैं? 149 का क्या हो जाएगा? बी, पाकिस्तान। रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है, ओके, 2021। 150 है और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने अल्जीरियाई नौसेना के साथ नौसैनिक भागीदारी अभ्यास में भाग लिया? भारतीय नौसेना जहाज ने अल्जीरियाई नौसेना के साथ भाग लिया था, तो कौन सा जहाज था अपना? तो 150 का हो जाएगा ए, INS तबर था। तो ये हमने 5वां सेट कंप्लीट कर लिया। 6ठा सेट नेक्स्ट रोज आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच। थोड़ा शेयर कर देना वीडियो को, अगर अच्छा लगे सेशन तो बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर तो कर ही सकते हो, ओके। इतना ही बुरा नहीं मनाता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।